प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल प्रारंभ पे। मैं पंकज पासवान, आपका नया सामान्य अध्ययन का अध्यापक। सामान्य अध्ययन को कुछ नए तरीके से पढ़ेंगे, नए तरीके से समझेंगे, समझ के पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आशा करता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट में, जो भी सामान्य अध्ययन का सब्जेक्ट है, उस पर से किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ तक कि रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ के ही सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। आप हमारे साथ लगे रहिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ उसी टॉपिक से जो टॉपिक मैंने अपने तैयारी के क्रम में सबसे पहले पढ़ा था। संविधान का वो टॉपिक था और उस टॉपिक में ये तीन चीज़ें थी: न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। संविधान का सब्जेक्ट शुरू करने से पहले अगर हम इन तीन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लें तो संविधान को समझने में काफ़ी आसानी होती है। तो आज अपनी पहली वीडियो में हम यही देखेंगे कि इन तीनों में क्या अंतर है, ये तीनों हमारे देश के लिए क्या काम करती हैं, हमारी सरकारें कैसे चलती हैं, और ये तीन स्तंभ हैं जो अपने देश को चलाने में योगदान देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यायपालिका की। भारत की न्यायपालिका कैसी है? तो न्यायपालिका की बात की जाए तो भारत में न्यायपालिका एकल न्यायपालिका है। कहने को तो हमारे पास तीन है न्यायपालिका में। एक उच्चतम न्यायालय, अंग्रेजी में कहें तो सुप्रीम कोर्ट। दूसरा उच्च न्यायालय, अंग्रेजी में कहें तो हाई कोर्ट। तीसरा जिला न्यायालय, ठीक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब एकल न्यायपालिका इसलिए कहते हैं कि सबसे ऊपर है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अधीन जिला न्यायालय, और ये तीनों एक साथ काम करते हैं। जैसे सपोज करते हैं, मान लेते हैं कोई भी ऐसा मामला हुआ। हाँ, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में हम सीधे नहीं जा सकते किसी भी मामले को लेकर के। सिर्फ एक ऐसा मामला है जिस संदर्भ में हम सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, और वो है मूल अधिकारों का हनन। अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो संविधान उसको ये अधिकार देता है कि वो चाहे तो सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सके, चाहे तो सीधे उच्च न्यायालय में। जब हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या होता है, क्या कैसे होता है। अभी हमको ये तीन टॉपिक समझने हैं इस पहले वीडियो में। तो पहला, न्यायपालिका भारत की, नाम से स्पष्ट है, न्याय करना है इसको। जो भी फैसले ये देती है सर्वमान्य होते हैं, सबको मानना होता है। हाँ, लेकिन न्यायपालिका भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती, उसको भी संविधान के दायरे में ही रह कर के ही कोई भी फैसला अपना देना है। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है विधायिका और कार्यपालिका। बाकी दो अंग जो इनको समझना है, पहला विधायिका, ये होती क्या है। तो विधायिका के संदर्भ में अगर हम देखा जाए तो दो चीज़ें यहाँ पे समझनी होंगी। दो, विधायिका शाब्दिक अर्थ विधान बनाने वाली, विधायिका को ही दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं व्यवस्थापिका। भारत के लिए नियम कौन बनाएगा, किस नियम के अनुसार लोग चलेंगे, ये जिम्मेदारी सौंपी गई विधायिका को यानी या व्यवस्थापिका को। अब इसमें शामिल कौन होगा? तो नियम बनाने की जिम्मेदारी, अगर संविधान से संबंधित कोई नियम बनाना है तो केवल केंद्र ही बनाएगा। लेकिन दो अनुसूचियाँ हैं, तीन अनुसूचियाँ अपने पास। एक है केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। इनसे संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्यों को भी दिया गया। अगर राज्य सूची का विषय है तो केंद्र सूची का विषय है तो केंद्र बनाएगी, राज्य सूची का विषय है तो राज्य बनाएगी। हाँ, समवर्ती सूची के विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकती है, राज्य भी बना सकती है। लेकिन अगर किसी कानून पर कोई मतभेद होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। तो वहाँ बाद में पहुँचेंगे, वो बाद में देखेंगे। अभी व्यवस्थापिका को देखें तो व्यवस्थापिका के संदर्भ में अगर केंद्र की बात करें, केंद्र का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहाँ पे देखें तो वहाँ पे है अपने पास संसद। संसद के तीन अंग, इन तीनों अंगों को हम अलग अलग पढ़ेंगे बाद के वीडियोज़ में। अभी खाली समझना है कि चीज़ें हैं क्या। संसद के तीन अंग, पहला राष्ट्रपति, दूसरा अंग जो है वो राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। इन तीनों को मिला दिया जाए तो बन जाती है
संसद, या कह सकते हैं अनुच्छेद 79 के तहत 79 संसद की परिभाषा दी गई है। राष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर ही संसद बनेगी। अब इस संसद का काम क्या है? संसद का काम ही है भारत के लिए नियम बनाना, इसलिए इसको नाम दिया गया विधायिका या व्यवस्थापिका। ये नियम बनाएगी, नियम बनाने के बाद उसको लागू कौन करे, तो उसके लिए भारत में है कार्यपालिका। कार्यपालिका के संदर्भ में दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। कार्यपालिका का प्रमुख हमेशा से राष्ट्रपति ही होगा, ठीक। कार्यपालिका में होगा कौन, तो कार्यपालिका के संदर्भ में ध्यान रखना है कि इन्हीं विधायिका से वो लोग, जैसे आज आपको समझना होगा कि सरकार क्या होती है, किसको हम कहते हैं सरकार। जैसे अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद चुन के गए हैं क्या सब सरकार में शामिल हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार बनानी होती है, बनाएगा कौन सा दल? जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। लोकसभा में बहुमत का मतलब कि लोकसभा में वर्तमान में अगर देखा जाए तो 543 सीटें हैं, तो 543 बटे 2 प्लस 1, ये है बहुमत का आंकड़ा। अगर वैसे देख लिया जाए, यानी अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 272 सीटें जिस भी पार्टी को मिलती हैं, जिस भी दल को मिलता है, तो ये मान लिया जाता है कि उसको लोकसभा में बहुमत मिल गया है। अब उसको राष्ट्रपति महोदय निमंत्रण देंगे सरकार बनाने का। अब वो क्या करता है, अब सरकार में जो भी सरकार बनेगी, तो सरकार में सरकार बनाने के लिए जो अपनी मंत्री परिषद होती है, अमूमन वही है सरकार। या आप मोटे मोटे शब्दों में कह सकते हैं कि मंत्री परिषद ही सरकार है, ठीक। यानी कि बीजेपी के जितने भी सांसद जीत के गए सब सरकार में शामिल नहीं है। हाँ, जिनको मंत्री पद दिया गया वो उस सरकार में शामिल हैं। बहुमत बीजेपी का है, इसलिए केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की। अब इस मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होंगे। पहले कैबिनेट स्तर के, दूसरे राज्य मंत्री, तीसरे स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ये 3 मंत्रियों को एक साथ मिला दिया जाए तो हो जाती है मंत्रिपरिषद। लेकिन अगर केवल और केवल कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई जाए तो इसको हम कहेंगे मंत्रिमंडल की बैठक। दूसरे शब्दों में कैबिनेट मंत्रियों को सम्मिलित रूप से मंत्रिमंडल कहेंगे, और तीनों को कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को सम्मिलित रूप से मंत्रिपरिषद कहेंगे। तो ये मंत्रिपरिषद का काम ये है कि व्यवस्थापिका द्वारा जो भी नियम बनाए गए हैं वो लागू कैसे होंगे। नियम तो बना दिया व्यवस्थापिका में, यहाँ सब शामिल होंगे, जितने भी सदस्य होंगे, यानी 543, ठीक। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ ये व्यवस्थापिका नियम बनाने के बाद राष्ट्रपति महोदय के पास भेजेगी, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करने के बाद वो विधेयक बन जाएगा कानून। अब उस कानून को लागू कौन करेगा, तो लागू करेगी कार्यपालिका। अब कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। अब राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होंगे और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे। ये ध्यान में रखना है, आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ बेसिक देखना है कि चीज़ें हैं क्या। अब चीज़ें चली गई कार्यपालिका के पास। राष्ट्रपति ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया, विधेयक पर हस्ताक्षर करके विधेयक को बना दिया नियम। अब नियम लागू करने की जिम्मेदारी है कार्यपालिका की। कार्यपालिका में जो मंत्री हैं वो उस नियम को, जिस विभाग से संबंधित वो नियम होगा, उस विभाग को भेज दिया जाएगा। और वो विभाग क्या करेगा, अकेले मंत्री तो कुछ कर नहीं सकते। तो मंत्री जी क्या करते हैं कि मंत्री जी के नीचे होती है अधिकारियों की एक फौज। एक फौज का मतलब ऐसे समझिए जैसे गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय में एक सबसे बड़ा अधिकारी होगा जो गृह सचिव होगा। अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, गृह सचिव, और उसके नीचे जितने भी आप पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी देख रहे हैं पहले वो शामिल होंगे। यानी हमको वहाँ से चलना है और नीचे तक आना है। जो सबसे निचले तबके पर जो भी कर्मचारी बैठा होगा, जैसे मान लेते हैं पुलिस विभाग में भी सबसे निचले स्तर पर सिपाही,
तो वहाँ तक वो पूरी व्यवस्था मंत्री परिषद कार्यपालिका की होगी और उनकी जिम्मेदारी है उन नियम को लागू कराना। तो अभी थोड़ा पहला वीडियो है, अभी थोड़ा सा 1-2 वीडियो और आप लोग इंतजार करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आपको भी अगर कुछ ना समझ में आए तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप करिए या वॉइस मैसेज छोड़िए, समय मिलते ही मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ ये पहली वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे, तब तक हमारे साथ बना रहना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।